नमस्कार दोस्तों। सीजी व्यापम एडीओ की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने बोला था कि हम वीक में 5 क्लासेस लेके आएंगे, तो आज से हम एडीओ की क्लासेस अब शुरू करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत हम संविधान एवं राज्य व्यवस्था से करेंगे। एडीओ का जो यूनिट 1 है, मैंने सिलेबस डिस्कशन पिछले क्लास में किया था अपने, जो इंट्रोडक्शन क्लास थी मेरी। तो जो पहली यूनिट है उसमें पहली यूनिट में संविधान एक टॉपिक है और हर यूनिट से 30 क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि आपको पता है। तो देखिए, संविधान से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें। तो 3 से 4 क्वेश्चन के लिए हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये ओवर स्ट्रेचिंग हो जाएगी, किसी टॉपिक को ज़्यादा खींचना हो जाएगा, जितना उसका महत्व नहीं हो उतना ज़्यादा खींचना हो जाएगा। तो हम एक क्लास में पूरे पॉलिटी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम अपने चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उस पे जाके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो। आज मैं जो आपके सामने लेके आया हूँ, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन अगर आएंगे तो 3 क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हम आज शुरू करते हैं। देखिए, भारत में संविधान एकाएक नहीं बन गया, कोई भी चीज़ ग्रेजुअली बनती है, धीरे धीरे एक क्रमिक प्रक्रिया से बनती है। तो संविधान बनने के लिए एक संवैधानिक विकास है भारत के संविधान का, कि अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाए गए वहाँ से धीरे धीरे विकसित होकर हमने अपना संविधान बनाया। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1757 में होने वाले प्लासी के युद्ध में जीती और भारत में ये स्थापित हुई। 1764 के बक्सर के युद्ध में इसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, वो केवल व्यापार नहीं कर रही थी बल्कि भारत में बहुत बड़े एक उपजाऊ क्षेत्र को नियंत्रित करके रखी हुई थी। तो जब वो एक इतने बड़े क्षेत्र को नियंत्रण में रखी हुई थी और उसमें बहुत पैसा कमा रहे थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, तो लंदन में बैठे लोगों को, जो लंदन में बैठे जो प्रशासक थे, उनको लगा कि यार कंपनी को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि अगर हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो ये कंपनी अनियंत्रित हो जाएगी, इसके कर्मचारी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। उनको डर लगा। तो उन लोग पहला अधिनियम लेकर आते हैं जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों है? क्योंकि ये रेगुलेट करना चाहते थे कंपनी के कामों को। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या महत्वपूर्ण चीज़ है, तो कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब भाई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसमें की गई? रेगुलेटिंग एक्ट। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे जी थे। तो देखिए, मैं ये पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो उसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बंगाल के जो गवर्नर हैं उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1773 के एक्ट में। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? वॉरेन हेस्टिंग थे, है ना। इसके बाद दूसरा एक्ट आता है जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। 10-10 साल में एक्ट आ रहा है। तो पहले 73 में आया, फिर 84 में आया। इसमें ना एक नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी पे नियंत्रण करने के लिए एक नियंत्रण परिषद आ गया। इसके बाद 1793 में भी एक एक्ट आएगा, 1791 में भी, 1791 में आएगा, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम उसको स्किप करते हैं। एक महत्वपूर्ण एक्ट हम देखेंगे 1813 का। ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि अब ना एक चीज़ की है ईस्ट इंडिया कंपनी, कि अब उनको लगा यार कि केवल हम व्यापार करेंगे तो हम ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, तो हमको भारत के लोगों को हमको शिक्षित करना होगा, जिससे हमको सस्ती दर पे, अब उनका उद्देश्य तो यही था कि सस्ती दर पे हमको क्लर्क मिल जाएं और यहाँ के लोग शिक्षित होंगे तो हमारे माल खरीदेंगे, हमारे सामान खरीदेंगे। तो जो भी उनके उद्देश्य थे, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया कि हम लोग हर साल एजुकेशन पे 1 लाख रुपया लगाएंगे। अब इतने बड़े देश में 1 लाख तो क्या ही है, कौन सी बड़ी चीज़ है ना। एक स्कूल में लग जाता है 1 लाख, लेकिन उस समय 1 लाख बहुत ज़्यादा भी रहा होगा, और पहली बार खर्चा तो किए बेचारे, कुछ तो किए। और दूसरा काम ये हुआ कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, क्योंकि कंपनी अभी तक बहुत शक्तिशाली हो गई थी, तो सब व्यापार कंपनी ही कर रही थी। उसका व्यापारिक एकाधिकार ख़त्म किए और बोले कि भाई कोई भी इंग्लैंड की कंपनी आके भारत में व्यापार कर सकती है। लेकिन कंपनी बोली कि भाई हमको भी कुछ अधिकार दो, हमने इतना अच्छा यहाँ पे
प्रशासन किया है, तो उनको बोला गया कि ठीक है, आप चाय और चीन के साथ व्यापार पे एकाधिकार रख सकते हो, बाकी एकाधिकार आपका खत्म। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833 का, तो 20 साल में आ रहे हैं ना यहाँ पे एक्ट। चार्टर एक्ट 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिक। अब ये वही लॉर्ड विलियम बेटिक है जिन्होंने सती प्रथा, दास प्रथा जैसी चीज़ों पे कानून बनाया था, उसे ख़त्म किया था। तो यही पहले गवर्नर जनरल भी बन जाते हैं। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः खत्म कर दिया गया इसमें, मतलब पहले जो चाय और चीन के साथ एकाधिकार था ना, वो भी खत्म, अब पूर्णतः खत्म हो गया, है ना। और गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया। ठीक है, और पहले इनका नाम क्या था? लॉर्ड मैकाले। तो कानूनी सदस्य जो थे उनका नाम है लॉर्ड मैकाले। आप मैकाले कमीशन भी पढ़ोगे जब आंग्ल प्राच्य विवाद हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, कि भारत में एजुकेशन का लैंग्वेज क्या होगी, भाषा क्या होगी। तो ये मैकाले ही थे जिन्होंने कहा था कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति बनाना चाहते थे जो रंग रूप से तो भारतीय हों लेकिन आचार विचार और संस्कृति से अंग्रेज बन जाए, तो ये चाहते थे। तो विधि सदस्य बनाए गए। ठीक है, तो ये हो गया 1833 के चार्टर एक्ट से, है ना, 1833 के चार्टर एक्ट से। मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ जिससे रुचि बनी रहे। 1853 का एक चार्टर एक्ट आया इसके बाद, और विधि निर्माण के लिए, कानून निर्माण के लिए एक केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। और दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे की गई थी कि सिविल सेवक जो हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई कि भाई सिविल सर्विसेज में जो जा रहे हैं उनके लिए एक प्रतियोगिता होनी चाहिए, है ना। तो शुरुआत कहाँ पे हो रही है? 1853 में। अब थोड़ा और देख लेते हैं। अब 1853 के बाद आपको पता है कि 1857 में भारतीयों ने के अंदर जो रोष था, बहुत गुस्सा था अंग्रेजों के लिए, वो एक हुआ और हमने एक क्रांति की, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है जिसे। तो 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूर्णतः खत्म कर दिया गया और अब सम्राज्ञी का डायरेक्ट रूल होने लगा भारत में, क्राउन का सीधा रूल भारत में होने लगा। तो ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन पारित अधिनियम कौन कौन से हैं? तो पहला अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1858। अब इसमें क्या किया गया? तो इसमें पहली बात तो की गई कि भारत को जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कहा जाने लगा। तो गवर्नर जनरल जो पद था उसे वायसराय बोला जाने लगा। भारत के लिए एक राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, भारत सचिव की नियुक्ति की गई, है ना। और ब्रिटिश जो मतलब जो कंपनी का अधिकार था उसको छीनकर ब्रिटिश को दे दिया गया, ये तो हमने बात की ही। भारत परिषद अधिनियम आता है 1861। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की गई, यहाँ से लगातार सवाल आते हैं कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, ऑर्डिनेंस। अब भाई ऑर्डिनेंस क्या होता है? तो आप जब राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ोगे, अनुच्छेद 123 1 2 3, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब कोई शासन नहीं होता, जब प्रधानमंत्री नहीं होते, मतलब जब केंद्र सरकार नहीं है या फिर जब राज्यों की कोई राज्य सरकार नहीं, तो राष्ट्रपति क्या है, किसी भी क्षेत्र के लिए या भारत के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये अध्यादेश जब नई सरकार बनेगी तो नई सरकार बनेगी तो उसे इसको मंजूरी देनी होती है। अगर मंजूरी नहीं देगी तो अध्यादेश खत्म हो जाता है। तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वायसराय को दे दी गई और विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। विकेंद्रीकरण क्या है कि मतलब अब एक केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि शुरुआत की गई विकेंद्री, राज्यों को शक्ति दी गई। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें क्या होता है कि केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और पूरक प्रश्न एवं मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था उन लोग को, भारतीयों को। तो ये बड़ी बात थी कि प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिए। अब मैं जो आपको 3 एक्ट बताने वाला हूँ, इनसे लगातार आपको दिखेगा कि यहीं से ज़्यादा सवाल दिखेंगे आपको। इसके पहले से जितने हम बात किए उसको एक तरफ रख दो और ये 3 एक्ट को एक तरफ रख दो। पहला है भारत परिषद अधिनियम 1909।
इसी को मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। और यहाँ पे ना पहली बार पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया। कि पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि उस विधानसभा या उस सीट से व्यक्ति खड़ा भी होगा और उसको वोट देने वाले भी मुस्लिम होंगे। देखो ये रिजर्वेशन से अलग होता है। रिजर्वेशन तो अभी भी हमारे देश में है, उसमें ये होता है कि वो आदिवासी एसटी रिजर्व सीट है या एससी रिजर्व सीट है। बट पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि वहाँ पे मुस्लिम व्यक्ति खड़ा होगा और उसको वोट देने वाले भी मुस्लिम होंगे। रिजर्वेशन में ऐसा नहीं होता। रिजर्वेशन में ये होता है कि एक अमुक वर्ग से व्यक्ति खड़ा होगा लेकिन उसको वोट सब देते हैं, लेकिन पृथक निर्वाचन में केवल उस वर्ग के लोग उसको वोट देंगे, है ना। और इसी से कहा जाता है कि भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत इस अधिनियम से होती है। और इसके बाद क्या होगा कि सांप्रदायिकता धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारे विभाजन का कारण भी बनती, जो हम सबको पता ही है। इसके बाद आएगा भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए इसको कहते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। देखो ये नाम इसलिए है क्योंकि इनमें से एक भारत सचिव है और दूसरा वायसराय है, तो दोनों मिलकर करते थे इसलिए दोनों के नाम पे बन गया। तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है, इसमें क्या होता है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। ये इंपॉर्टेंट है, केंद्र में। देखो ये याद रखना, कई बार फंसाती है पीएससी इसमें। कहाँ पे शुरुआत हुई है द्विसदनीय व्यवस्था की? केंद्र में, ठीक है। और प्रांतों में द्वैध शासन आया है। तो द्वैध शासन कहाँ पे आया भाई? प्रांतों में, ठीक है। ये दो चीजें हैं ना। और विषय जो थे उनको दो भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट पे आते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। अब केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, ठीक है। तो केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। अब देखो प्रांतों में द्वैध शासन शुरू कब हुआ था? 1919 में। खत्म कब हुआ? 1935 में। लेकिन केंद्र में द्वैध शासन आ गया। तो ये चीज ध्यान रखना भाई कि केंद्र में द्वैध शासन आया है 1935 में और प्रांतों में आया था 1919 में, ठीक है। केंद्रीय बैंक एवं संघीय न्यायालय, तो एक रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। बर्मा उस समय तक भारत का पार्ट हुआ करता था, तो बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और सिंध और उड़ीसा नाम के दो राज्य भी बने। तो उड़ीसा की स्थापना 1935 में ही होती है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ से ना एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है, एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछ देता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, है ना। अब आते हैं आगे। देखो आज मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, तो कभी ऐसा लगे कि दिमाग में लोड ज़्यादा बढ़ने लगे तो पॉज कर देना, पानी वानी पी के आना आराम से, फिर बैठ के देखना। क्योंकि मेरा तो ये सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो मैं लगातार इसको पढ़ाता रहता हूँ, लेकिन आप लोग को लोड हो सकता है, लोड बढ़ सकता है ना। भारत की संविधान सभा। अब देखो जब भारत की आज़ादी की बात हुई 1942 में, हमने भारत छोड़ो आंदोलन किया और उसके बाद अंग्रेज वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध जीत गए थे, लेकिन उनको उसमें बहुत ज़्यादा हानि हुई थी और अंग्रेज़ों को पता चल गया था कि आईएनए का जो विद्रोह हुआ सुभाष चंद्र बोस और उसके बाद जो नौसेना विद्रोह हुआ, अंग्रेज़ों को ये पता चल गया था कि भारत में नहीं रहा जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने भारतीयों से बात करनी शुरू की और हमें स्वशासन देने का जो रास्ता साफ हुआ। अब उसके लिए हमको संविधान बनाना था स्वतंत्र देश में। तो उसके लिए अंग्रेज़ों ने अलग अलग कमीशन भेजा, जैसे अगस्त प्रस्ताव भेजा उन्होंने, उसके बाद उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा, फिर कैबिनेट मिशन भेजा, ये सब उन्होंने भेजा। और इनके बाद हमारे देश में एक संविधान सभा बनती है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा बनती है। जैसे मैंने आपको बोला कि कैबिनेट मिशन में सहमति बन जाती है और एक संविधान सभा बनती है। अब सवाल आता है संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना गया। भाई प्रत्यक्ष निर्वाचन उस समय नहीं हुआ था। कितने सदस्य थे? तो 389 कुल मिला के 389 मेंबर्स थे। ब्रिटिश भारत से 296, देसी रियासतों से 93 सदस्य थे। तो दोनों को मिला दोगे 296 और 93 को, तो 389 हो जाएगा। अब एक सवाल आता है कि महिला सदस्य कितनी थी? तो कुल मिला के 15 महिला सदस्य थी, ठीक है। अब इतना ही जानो आप लोग। अब मैं आप लोग को जब मैं डिटेल में इसको पढ़ाता हूँ तो मैं पूरे 15 का नाम भी बताता हूँ, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है इतना डिटेल में पढ़ने की, 2 3 4 क्वेश्चन ही आना है। तो 15 महिला सदस्य थी।
पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ये ध्यान में रखिएगा कि पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। अब भाई अंतिम बैठक कब हुई ये भी जानना है। जब पहली पढ़ ली हम तो अंतिम भी देखेंगे। अंतिम बैठक होती 24 जनवरी 1950 को। तो 2 दिन पहले, 26 जनवरी से 2 दिन पहले आखिरी बैठक होती है। एकदम ये तो ईजी है याद करना, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में जान लो कि उद्देश्य प्रस्ताव क्योंकि हमारे संविधान में शामिल भी किया गया, नेहरू जी ने इसे पेश किया था। और उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किए नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू, हाँ कौन पेश किया ये भी सवाल आता रहता है ना। ऐसे गोलू क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको टिक मार के आगे बढ़ना है और बढ़िया से नंबर ले लेना है। कई लोग इसको भी गलत कर देते हैं। तो 13 दिसंबर को पेश किया गया था, नेहरू जी पेश किए थे, और 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। पदाधिकारी कौन है ये भी जान लो। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे ये हर कोई जानता है, सच्चिदानंद सिन्हा जी। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी। उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी जी, है ना। और संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव जी। तो संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद तो हमको एकदम याद ही हो जाते हैं। ये उपाध्यक्ष कौन थे आप लोग देख लेना, एच.सी. मुखर्जी, थोड़ा कठिन करना होगा तो पूछ सकता है। और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। आगे आते हैं। देखिए संविधान बनाने के लिए कई समितियां बनाई गई और कुछ समितियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि एक समिति का नाम है संघ शक्ति समिति और एक है संघीय संविधान समिति। संघ शक्ति और संघीय संविधान, इन दोनों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। दूसरी समिति थी नियम समिति, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति। अब देखो भाई संविधान सभा में किस नियमों से चलेगी, वो किस प्रक्रियाओं से चलेगी, उसका संचालन कैसे होगा, ये तो संविधान सभा का अध्यक्ष तय करेगा ना। तो सिंपल सी बात है, इसके अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद जी। तीसरी समिति थी प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और चौथी समिति जो आप लोग को बिल्कुल याद होगी, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके अध्यक्ष सबको पता है अंबेडकर जी। लेकिन ये जान लीजिए कि इसका गठन होता है 29 अगस्त 1947 को और ये 7 सदस्यीय थी। कुल मिला के 7 मेंबर थे। आपको ये जब डिटेल में पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि 2 मेंबर्स निकलते हैं और 2 मेंबर्स नए जुड़ते हैं इसमें, तो वो सब इसमें आना नहीं है। तो कुल मिला के 7 सदस्य थे और अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अब भाई भारत का संविधान कैसे बना? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको पारित कर दिया गया। पारित तो हो गया लेकिन लागू नहीं हुआ। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। इसके निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, एकदम रट गया है ये। मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थीं। तो 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद। अब ये अनुच्छेद बढ़ चुके हैं, है ना। वर्तमान में ये देखो, ये लिखा हुआ है, वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। 22 भाग जो थे वो 25 हो गए। 8 अनुसूचियां थी, 4 बढ़ गई, 12 हो गई। और 465 के करीबन अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद आगे पीछे हो सकते हैं, आमतौर पे अनुच्छेद आपसे नहीं पूछा जाएगा कितने थे, क्योंकि मान लो क्वेश्चन बनाया और उसके बाद एक आध अनुच्छेद बढ़ गया तो क्या कर लेगा वो क्वेश्चन सेट करने वाला। तो ये भाग और अनुसूचियां शायद पूछ ले, है ना। अब आते हैं आगे, यहाँ से भी सवाल आते हैं कि हमने संविधान, देखिए कोई भी संविधान बनता है वो ना कंपैरेटिव तरीके से बनता है, तुलनात्मक तरीके से बनता है। कोई भी संविधान बनाने से पहले अलग अलग देशों के संविधान से तुलना की जाती है और वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें हमें लेनी पड़ती हैं। आप एकदम से खुद से नया संविधान नहीं बना सकते। तो हम जब संविधान बना रहे थे तो हमने अलग अलग देशों से उनकी अच्छी चीज़ें ली। तो किस देश से क्या लिए ये देखना ज़रूरी है। तो देखो भाई, ब्रिटेन जो हमें 250 साल तक गुलाम बना के रखा था, उससे हम लोग लेते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता और विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। अमेरिका से क्या लेते हैं? अमेरिका से लेते हैं मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग,
उपराष्ट्रपति का पद, विधियों के समान संरक्षण, इसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो विधि का शासन को बोलते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो भी चीज कानून में लिखी हुई है वो। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि इसमें नेचुरल जस्टिस, नेचुरल लॉ भी देखे जाते हैं। ये एक अलग डिबेट है। जब हम अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे तब इन दोनों की बात होती है। उतना जानना जरूरी नहीं है, किससे क्या लिए हैं ये जानना है। कनाडा से क्या लिए? कनाडा से लिए संघात्मक शासन प्रणाली, मतलब कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है। अब आप बोलोगे यार संघीय व्यवस्था तो अमेरिका से लेना चाहिए ना। देखो, अमेरिका में सबसे पहले संघवाद आया, और संघवाद की जब भी बात होती है अमेरिका सामने आता है मॉडल के तौर पे। लेकिन हम लोग अमेरिकी संघीय प्रणाली नहीं अपनाए, बल्कि कनाडा की अपनाए। देखो, अमेरिका में क्यों नहीं अपनाए? तो अमेरिका में जो राज्य थे ना, ये खुद अंबेडकर जी बोलते हैं कि राज्य जो थे वो समझौते के परिणाम है। समझौता किए 50 राज्य और मिल के अमेरिका बनाए। तो हर राज्य चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसको 2 सीट मिलती है सीनेट में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हम समझौते से नहीं बने, बल्कि हम व्यवस्था सही से चले, इसके लिए हम राज्यों को शक्तियाँ दिए हैं। तो जो राज्य छोटे हैं उनके पास कम सीट है, जो बड़े हैं उनके पास ज़्यादा सीट है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, हमारे यहाँ आपातकाल जैसी व्यवस्था है। तो हम लोग अमेरिका का व्यवस्था नहीं अपनाए, बल्कि हम लोग कनाडा से अपनाए। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी हम कनाडा से अपनाए। और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी। जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास रहेंगी, ये भी हमने कनाडा से लिया है। आयरलैंड से क्या लिए? तो नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी हम लेते हैं आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कि कैसे होगी राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये हम आयरलैंड से लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की, राष्ट्रसभा में मनोनीत सदस्य जो होंगे, ये व्यवस्था भी हम आयरलैंड से लेते हैं। जर्मनी से क्या लिए? तो भाई आपातकाल लिए। ये तो एकदम सिंपल है ना, एक लाइन का आपातकाल। रूस से क्या लिए? सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए? अब फंडामेंटल राइट लिए हम अमेरिका से, है ना भाई। ये देखो, मूल अधिकार अमेरिका से लिए हैं, लेकिन मूल कर्तव्य जो हैं वो हमने लिए हैं सोवियत संघ से। दक्षिण अफ्रीका से हम लोग लिए हैं संविधान की संशोधन की प्रक्रिया कि किस आधार पे संविधान संशोधन होगा। जापान से लिए हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो देखिए कहाँ से क्या लिए हैं, आपको थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि इससे कई बार सवाल बनता है। हम लगातार देखते हैं कि यहाँ से सवाल बनता रहता है ना। अब हम उद्देशिका के बारे में पढ़ते हैं, फिर आज की क्लास हम ख़त्म करेंगे। मैं दूसरी क्लास शायद आज ही दे दूं या कल मॉर्निंग तक दे दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जो ये पॉलिटी का सेक्शन है इसको जल्दी ख़त्म करें हम। और क्योंकि मैं थोड़ा आराम से पढ़ाता हूँ, इसलिए क्लास लंबी होती है, इसलिए मैं लंबी लंबी क्लास नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि हम रील्स देख देख के हमारी जो कैपेबिलिटी है लंबा वीडियो देखने की वो कम होती जा रही है। तो हम बहुत लंबा वीडियो खोलते ही नहीं है। बहुत लंबा दिखता है तो हम उसको क्लिक ही नहीं करते, बोलते हैं छोड़ो यार, इतना लंबा कौन देखेगा। तो इसीलिए मैं ये क्लास यहाँ पे इसके बाद रोकूंगा, फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं कंटिन्यू करूँगा। तो छोटे छोटे पार्ट में दूंगा वीडियो, तो आप लोग को भी मन करेगा देखने का। लंबा वीडियो देना ठीक नहीं है। देखो, उद्देशिका या प्रस्तावना, इस पर हमने बात की थी कि ये नेहरू जी, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान में मतलब पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव, फिर इसको शामिल किया गया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि नेहरू जी बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि संविधान की आत्मा, तो जैसे अंबेडकर जैसे जो हैं, अंबेडकर हैं वो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बोलते हैं, लेकिन नेहरू जी बोले कि उद्देशिका संविधान की आत्मा है ना। के एम मुंशी इसको क्या बोलते थे? तो के एम मुंशी इसको बोलते थे कि ये राजनीतिक जन्मपत्री है। राजनीतिक जन्मपत्री, जैसे आपको आपके बारे में जानना होता है तो कई बार पंडित जी लोग जन्म पत्र देखते हैं ना, उसमें पता चल जाता है कि इसके क्या क्या है। वैसे संविधान के बारे में जानना है तो थोड़ा उद्देशिका देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि संविधान में क्या क्या है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? तो भारत होगा, पहले ये क्या बोलता है, जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऐसे करके पूरा उद्देशिका है, आप लोग को याद भी होगी कुछ लोगों को। तो ये बोलता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो भारत क्या है भाई? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है।
प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हमारे आंतरिक और बाह्य निर्णय हम खुद लेते हैं, हमको किसी से पूछना नहीं पड़ता है। समाजवादी का मतलब है कि हम लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, भारत देश भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करेगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी धर्म को वरीयता नहीं दी जाएगी, सभी धर्म राज्य के सामने बराबर हैं, है ना। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है कि हम डेमोक्रेटिक देश हैं, है ना, राजतंत्र नहीं है हमारे यहाँ। हम लोग क्या दे रहे हैं, न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं भारत में। न्याय किस तरह का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। समाज में सबको बराबरी देंगे, आर्थिक रूप से बराबरी लाने की कोशिश करेंगे, कोई गरीब ना रहे, कोई भूखा ना रहे, और राजनीतिक रूप से सबको चुनाव लड़ने और जिस वोट देने का अधिकार होगा, तो राजनीतिक न्याय, है ना। स्वतंत्रता किस तरह की, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, जिसकी बात अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकार में की गई है ना। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता किस तरह की होगी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है। तो भाई इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई बाद में। जब इंदिरा गांधी सरकार थी तो 42वें संविधान संशोधन में 1976 में इसमें 3 चीज़ें जोड़ी गई, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द हैं ये बाद में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। यहाँ से सवाल बनते हैं, है ना, कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए, आप लोग को ध्यान रखना है। केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना है, कि सुप्रीम कोर्ट बोला कि उद्देशिका संविधान का भाग है ना। तो ये किस में माना, केशवानंद भारती केस में। तो भाई आज के लिए इतना ही, इसके बाद का हम अगली क्लास में देखेंगे। आपको क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट में बता सकते हैं, और भी कुछ सुझाव हो या कुछ हमसे बोलना है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं।